हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो 27 अगस्त 2023 को हुआ था, उसका हिंदी का संपूर्ण हल। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम है। पदबंध पदों का समूह है जो अनेक पदों का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। या पदबंध शब्दों का समूह है जो वाक्य से स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पदबंध की परिभाषा सुनिए। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। और पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये इनका क्रम हो जाएगा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये इसका आंसर है। लेकिन इसका पूरा क्रम देखें तो सबसे पहले संस्कृत आता है, फिर वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, ये इनका फुल क्रम है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पद बंद का प्रकार बताएं। उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। रेखांकित पद ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण पदबंध है। उस जैसा जिंदा दल इंसान मिलना कठिन है में रेखांकित पदबंध विशेषण पदबंध है। अब यहाँ पर इंसान कैसा है? तो जिंदा दिल इंसान है। और विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संधि समास, ये शुद्ध नहीं है। संधि का विलोम विग्रह होता है, और श्वास का निश्वास होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, और औदार्य का अनौदार्य होता है, और संधि का विग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतीश, शंकर, महेश्वर, शिव, ये सभी एक समान पर्यायवाची हैं। और ये महादेव के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? महादेव के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? कर्मवाच्य और भाववाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य या कर्तवाच्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाच्य। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य होता है। और कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है, और कर्तवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 8, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? निपात, क्रिया विशेषण, उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपसर्ग। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले
शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। आज हमारी बारी है में आज क्रिया विशेषण है। आज क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। इसमें रेखांकित उपवाक्य कौन सा है जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य है। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो में रेखांकित पद प्रधान उपवाक्य है। वाक्य में मुख्य बात को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भवन का अर्थ है महल और भुवन का अर्थ है जगत। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? सुरेश ने एक महल बनवाया, वह खाना खाकर सो गया, मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई, या उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, इसमें नाम धातु क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, इसमें नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बीना जल्दी चली या में विधेय विस्तारण है। जल्दी, आ, बीना या चली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चली। बीना जल्दी चलिया में विधेय विस्तारण चली है। चली क्या है? विधेय विस्तारण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? स्वर्णधूली, पल्लव, वीणा या कुरुक्षेत्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है, यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और स्वर्णधूली, पल्लव, वीणा ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, रजत शिखर, उत्तरवाणी, पतझड़, स्वर्ण काव्य, लोकायतन ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त वाक्य की पहचान कर क्या होती है? एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, या एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, इसमें दो वाक्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 17, के लिए किस कारक का चिन्ह है? संबंध, कर्म, अपादान या संप्रदान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रदान। संप्रदान कारक के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है।
कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध, का की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन, ए हे अरे ओ, ये 8 कारक हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डा और ढा मूर्धन्य व्यंजन है, और गा घा यह कंठ व्यंजन है, और पाफा यह ओष्ठ व्यंजन है, और जा और झा यह तालव्य व्यंजन है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डा और ढा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला बधाई पत्र, यह औपचारिक पत्र नहीं है, यह अनौपचारिक पत्र है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनोत्सव। इसमें दीर्घ संधि दी गई है, जो इसका गलत उत्तर है। इसमें गुण संधि है। वनोत्सव में कौन सी संधि है? गुण संधि है, गुण संधि है। और सदैव में वृद्धि संधि है, महारणाओं में दीर्घ संधि है, और दिगंबर में व्यंजन संधि है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुस्वार बिंदु का। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस युग्म में अशुद्धि है? आजन्म अव्ययी भाव समास है, दाल रोटी में द्वंद्व समास है, प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास है, या सतसई में द्विगु समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास है। प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास है, यह अशुद्ध है। प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास होगा, और आजन्म में अव्ययी भाव समास है, ये सही है। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, ये भी सही है, और सतसई में द्विगु समास है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, या आसन्न भूतकाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु मद भूतकाल। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, यह हेतु मद भूतकाल है। ऐसे वाक्यों में क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, या श्लेष अलंकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जहां कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ये इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? इसका ए, बी, सी और डी, ये इसके ऑप्शन है। धा सघोष महाप्राण ओष्ठ है क्या? डा सघोष अल्प प्राण मूर्धन है क्या? छा अघोष महाप्राण तालु है क्या? का अघोष अल्प प्राण या कंठ है? इसमें अशुद्ध बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धा सघोष महाप्राण है लेकिन ओष्ठ नहीं है।
धा सघोष है, महाप्राण भी है, लेकिन ओष्ठ नहीं है। यह क्या है? यह दंत है। यह ओष्ठ नहीं है, यह दंत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और डा ये सघोष, अल्प प्राण और मूर्धन्य है। छा अघोष, महाप्राण और तालु है। का अघोष, अल्प प्राण और कंठ है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धा सघोष है, महाप्राण है, लेकिन ओष्ठ नहीं है, यह दंत है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।